हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एनटीए नेट कॉमर्स बाय रिचा। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बिजनेस मैनेजमेंट और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 14 में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रिवीजन में या फिर क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम अथॉरिटी देखेंगे। ठीक है, कि अथॉरिटी क्या होती है। बेसिकली फ्रेंड्स, अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि एक पर्सन के पास राइट होता है। ठीक है, राइट होता है किस चीज़ का? कमांडिंग, कि वो अपने सबॉर्डिनेट को कमांड कर सके, उनके लिए ऑर्डर इशू कर सके, इंस्ट्रक्शंस इशू कर सके, ये सारी चीज़ें वो इशू कर सके। उस पर्सन के पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द राइट ऑफ मैनेजर टू मेक डिसीजन। जब किसी पर्सन के पास अथॉरिटी होती है, जब कोई पर्सन यानी कि अगर वो मैनेजर है तो उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अथॉरिटी मीन्स अ फॉर्मल, इंस्टीट्यूशनल और अ लीगल पावर। ठीक है, ये क्या होती है? एक लीगल पावर होती है इन अ पर्टिकुलर जॉब, फंक्शन और अ पोजिशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये पोजिशन से आती है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है? विदाउट अथॉरिटी देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है मैनेजर और सबॉर्डिनेट का, इनके बीच में तभी रिलेशन है जब ये मैनेजर की इसके पास में अथॉरिटी है। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी होगी तभी वो ऑर्डर इशू कर सकता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। ओके, अथॉरिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल। दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप को बताता है जिसमें से एक होगा सुपीरियर और दूसरा होगा सबॉर्डिनेट। ठीक है, द सुपीरियर फ्रेम ट्रांसमिट डिसीजन। जो सुपीरियर होगा वो डिसीजन लेगा और ट्रांसमिट करेगा किसके लिए? सबॉर्डिनेट के लिए। ठीक है, और क्या हो सकता है? ऑल्सो टू एक्ट और नॉट एक्ट, वो उसका डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम करता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन मैनेजर। विदाउट अथॉरिटी कांट बी अ मैनेजर, मतलब अथॉरिटी के बिना कोई भी मैनेजर नहीं हो सकता। एक मैनेजर है तो उसके पास मैनेजर की पूरी पूरी अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है, मॉनिटरी डिसीजन लेना है, कि अथॉरिटी का मतलब समझ लीजिए कि उसके पास इतनी अथॉरिटी की है कि वो मनी कहाँ पे स्पेंड करे, कहाँ ना करे, ये भी उसके पास अथॉरिटी होती है। तो कितना पैसा खर्च कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, ऑर्डर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, यही अथॉरिटी है। ठीक है, अथॉरिटी के लिए हेनरी फेयल ने भी एक बात कही। उसने 14 प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, जिसमें उसने कहा कि द राइट टू गिव ऑर्डर एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस। मतलब क्या होगा कि अथॉरिटी का मतलब क्या होगा कि पर्सन के पास राइट होता है कि वो ऑर्डर दे सके और एग्जैक्ट ओबीडियंस, और एग्जैक्ट उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, ऐसा हेनरी फेयल ने कहा। कभी कभी पर्टिकुलर लाइन एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये हेनरी फेयल ने कहा। अब देखते हैं अथॉरिटी की डिफिनेशन। द पावर टू मेक डिसीजन विच गाइड द एक्शन ऑफ अदर। यानी कि अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? वो डिसीजन ले सकता है और जो उसके सबॉर्डिनेट हैं उनको वो अपने डिसीजन से गाइड करता है। अ राइट एंड अ पावर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर और एफर्ट ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, एक राइट होता है कि वो अपने डिसीजन से दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते। दैट इज द अथॉरिटी। अथॉरिटी दो तरीके से होती है, एक होती है ऑफिशियल और दूसरी होती है पर्सनल। ठीक है, ऑफिशियल एंड पर्सनल। तो अथॉरिटी में जो ऑफिशियल है वो कैसे है? एक फॉर्मल हो सकती है और टॉप टू डाउन होती है। जो ऑफिशियल होती है वो फॉर्मल होती है और टॉप टू डाउन होती है। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल का मतलब हुआ एक पर्सन की खुद की एबिलिटी पे जो डिपेंड करता है। ओके, ऑफिशियल अथॉरिटी क्या है? द अथॉरिटी दैट अ मैनेजर इंजॉय ड्यू टू हिज पोजिशन।
यानी कि क्या हुआ, जब कोई पर्सन मैनेजर बना, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर को हायर किया गया, ठीक है। जब उस मैनेजर को हायर किया गया तो उसके पास आ जाती है अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी उसको मिल जाती है, ठीक है, उसकी पोजीशन। अब अगर ये मैनेजर जब तक इस कंपनी में है तो उस पोजीशन पे है तो उसके पास ऑफिशियल अथॉरिटी है। कंपनी के बाहर तो क्या इसके पास ऑफिशियल अथॉरिटी होगी? नहीं होगी, ठीक है। और अब देखते हैं आगे, द अथॉरिटी विच गिव्स द मैनेजर पावर टू कमांड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट बाय वर्चू ऑफ हिज डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब क्या कह रहा है कि जो मैनेजर होता है वो अपने डेजिग्नेशन से लोगों को प्रभावित करता है, और अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबॉर्डिनेट की, कि वो जो है मतलब उसके पास पावर होता है कि कमांड कर सके, ठीक है। पर्सनल अथॉरिटी क्या होती है? इट इंडिकेट द एबिलिटी बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन होता है वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दे ऑर्गेनाइजेशन में, उसे पर्सनल अथॉरिटी कहते हैं। इट इज़ द पर्सनल अथॉरिटी ऑफ मैनेजर, अ मैनेजर विथ बोथ। अगर किसी मैनेजर के पास दोनों है, यानी कि ऑफिशियल अथॉरिटी भी है और उसके पास पर्सनल अथॉरिटी भी है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसके पास अथॉरिटी तो अब है क्योंकि उसको पोजीशन मिल गई, बट अगर वो उतना पावरफुल नहीं है, उसका मतलब उसका जो पर्सनल अपीयरेंस है या लोगों से बात करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है, तो क्या होगा, उसके पास पर्सनल अथॉरिटी नहीं है बट ऑफिशियल तो आ गई, ऑफिशियल आ गई बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। बट उसके पास जब ऑफिशियल और पर्सनल दोनों होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा, लोग ज़्यादा उसकी बात को मानेंगे, ठीक है। अथॉरिटी इज नॉट अल्टीमेट पावर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अथॉरिटी कोई पावर नहीं है एंड कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक राइट, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, परमिशन टू एक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेसिफाइड एरिया। स्पेसिफाइड एरिया में ही वो अपने डिसीजन ले सकता है, ठीक है, अथॉरिटी में, ठीक है। उसके पास मतलब फिक्स होगा, उसका दायरा जो होता है अथॉरिटी का वो फिक्स होता है, ओके। इसको और डिटेल में समझ लीजिए, जैसे कि अगर कोई मार्केटिंग का मैनेजर है, हेड है, तो वो मार्केटिंग से रिलेटेड ही चीज़ों में डिसीजन लेगा, ठीक है। वो मार्केटिंग में ही डिसीजन लेगा, वो जाकर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिसीजन नहीं ले सकता है क्योंकि उसका दायरा फिक्स हो गया है, ओके। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, कितने टाइप की अथॉरिटी होती है। तो अथॉरिटी बेसिकली होती है लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी, ठीक है। लाइन और स्टाफ हमने पहले भी पढ़ा था ना ऑर्गेनाइजेशन में, लाइन स्ट्रक्चर, लाइन स्टाफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बस उसी से रिलेट करते हैं यहाँ पर। लाइन अथॉरिटी पर्टेन द मैटर डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो भी मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए जो वर्क करते हैं वो होती है लाइन अथॉरिटी, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही चीज़ है, द अथॉरिटी पर्टेन्स द मैटर डायरेक्टली इन्वॉल्व द मैनेजमेंट सिस्टम। जो अब वो उनका जो भी डायरेक्ट सिस्टम होगा, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, ठीक है। पीपल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एरिया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। स्टाफ क्या करते हैं? स्टाफ, मैंने एस का रूल बताया था, एस का मतलब स्टाफ और इस एस का मतलब सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट करेंगे किसको? लाइन को। तो जो स्टाफ होते हैं वो सपोर्ट करते हैं लाइन अथॉरिटी को और उनको एडवाइस करते हैं, उनको गाइड करते हैं, इस तरीके से उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ और इम्प्रूव करें अपने वर्क को, अपने डिसीजन मेकिंग को और सारी चीज़ों को। तो स्टाफ क्या करते हैं? उनको सपोर्ट करते हैं, लाइन को। फिर आता है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब यही हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कई जो है अलग अलग जो हेड होते हैं ना,
हमने देखा था मिडिल लेवल वाले जो डिपार्टमेंटल हेड, जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया। तो इस तरीके के जो हेड्स होते हैं वो फंक्शनल हो गया कि उनको एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, वो उस डिपार्टमेंट में अपने डिसीजन ले, सेगमेंट कर दिया गया, उनका सेगमेंटेशन कर दिया गया। ठीक है, फंक्शनल अथॉरिटी कंसिस्ट द राइट टू गिव ऑर्डर विद इन अ सेगमेंट। ये अपने ही सेगमेंट में डिसीजन लेंगे, ये यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे। दैट इज द फंक्शनल अथॉरिटी। ओके, अब हम देखते हैं डिसीजन पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं पावर और अथॉरिटी। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए चार्ट रख दिया कि आप इजीली समझ पाएँ इस टेबल के थ्रू। तो देखते हैं क्या होता है। पावर का मतलब क्या हुआ, पावर की मीनिंग को देखते हैं। द एबिलिटी और अ पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर एंड कंट्रोल देयर एक्शन। ठीक है, एक पर्सन की एबिलिटी, उसका पोटेंशियल होता है कि वो दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे। दैट इज दी पावर, वो पावर होता है। ठीक है, यानी पावर का मतलब क्या हुआ, कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पास पावर हमेशा होगी। अब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहे या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहे, उसकी अपनी पावर है, वो उसने खुद से वो पावर जनरेट की है। पावर किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो, लाइक खली है तो उसकी अपनी पावर है। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी अपनी पावर हो। ओके, एंड अथॉरिटी क्या होती है, वो पोजीशन से आती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी का हेड है, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर है, सीईओ है, तो जो पोजीशन से आती है वो अथॉरिटी होती है, डेजिग्नेशन से आती। जब तक आप उस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो तो वो आपकी अथॉरिटी हुई। ठीक है, जब आप उस डेजिग्नेशन से हट गए या आपको निकाल दिया गया या आप खुद छोड़ दिए तो वो आपकी जो अथॉरिटी थी वो चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेशन होता है ना, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तभी अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं तो अथॉरिटी नहीं है। जितने ड्यूरेशन तक आपने काम किया, साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तब तक वो अथॉरिटी रहेगी। जब आपने छोड़ दिया तो वो अथॉरिटी भी चली जाती है। ठीक है, अब इस चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं द लीगल एंड अ फॉर्मल राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लीगल और फॉर्मल राइट होते हैं जो गिव्स द ऑर्डर एंड कमांड। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया। इट इज़ ए पर्सनल ट्रेट, ये पर्सनल होती है, लोग खुद जनरेट करते हैं। इट इज़ ए फॉर्मल राइट, ये क्या होती है, फॉर्मल होता है। गिव, ये ऑफिस गिवन टू द हाई ऑफिशियल्स, हाई ऑफिसर्स को दी जाती है। जैसे आईएएस ऑफिसर है तो उनके पास अपनी अथॉरिटी होती है। ओके, सोर्स, अगर सोर्स की बात करें तो यहाँ पर उनके अपने नॉलेज होती हैं, जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, कुछ है तो उनके पास अपने नॉलेज, एक्सपर्टीज़ होते हैं। कोई रिसर्च स्कॉलर है तो उस एरिया में उसको अपनी एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, और अथॉरिटी क्या होती है, पोजीशन से आती है। ओके, एंड हायरार्की की बात करें तो पावर डज नॉट फॉलो एनी हायरार्की। यहाँ पर कोई हायरार्की ऐसे नहीं फॉलो होती है पावर में, ये कहीं पे भी मूव हो सकती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता पावर का, वो अपनी पर्सन की खुद की होती है। बट अथॉरिटी क्या होता है, इसका जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड होता है। ओके, पावर में देखते हैं कि जो इस रिसाइड्स विद पर्सन, यहाँ पे पर्सन ने अपनी से मेहनत करके या जो भी उसने एफर्ट किया उसने जनरेट किया। बट अथॉरिटी में क्या होगा, अथॉरिटी डेजिग्नेशन से आती है, उस डेजिग्नेशन पे जो पर्सन काम कर रहा है वो उसकी अथॉरिटी होगी। ठीक है, अब लेजिटिमेट की बात करें तो पावर के लिए कोई लेजिटिमेट नहीं होता, बट अथॉरिटी में लीगल राइट्स होते हैं। जब तक उस पोजीशन पे आप काम करें, आप लीगली, आपके पास अथॉरिटी होती है। ओके, फॉर्मेलिटी की बात करें तो एन एम्प्लॉइज विद अ हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज फ्रॉम बिकम अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस देयर क्लाइंट। पावर का मतलब क्या हुआ कि उसके पास अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, एक्स्ट्रा
जैसे कभी कभी देखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, कभी कोई बिल्कुल लोअर लेवल पे आता है काम करने, बट सडनली वो मैनेजर बन जाता है अपनी डिपार्टमेंट का या कुछ। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास अपनी इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है, ठीक है। अपने क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बेस्ट ऑप्शंस बता सकता है कि इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो सपोर्ट कर सकता है, इन्वॉल्व होता है। तो क्या होता है वहाँ पर, उसके पास ऐसी पावर होती है, ठीक है। और अथॉरिटी में क्या होगा, इट मस्ट बी गिवन विद इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उस पोजीशन पे जो आएगा उसको अथॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर लॉस की बात करें, एबिलिटी टू लॉस, तो जनरली पावर जाती नहीं है किसी की जब तक कि वो खुद से मिस्टेक ना करे, ठीक है। आप खुद से गलती करने लग जाओगे तो पावर चली जाएगी। बट हाँ, अथॉरिटी क्या होती है, तो पोजीशन से आती है, डेजिग्नेशन से आती है। जब तक उस डेजिग्नेशन पे आप काम करते रहोगे तो अथॉरिटी रहेगी। जिस दिन उस डेजिग्नेशन से आपने छोड़ दिया या आपको हटा दिया गया तो अथॉरिटी भी चली जाती है, ओके। देखते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का ऑब्लिगेशन होता है, ये ड्यूटी होती है कि उसे उस काम को करना होता है, ठीक है। विच हैज़ बीन असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अथॉरिटी के द्वारा उसके सुपीरियर को, यानी कि जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है, जो भी ऑर्डर देता है, वो सबऑर्डिनेट को करना होता है। और यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यही उसकी जिम्मेदारी होती है। द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो उस काम के लिए, उस काम के होने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शेयर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जा सकती है, जैसे वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब मैनेजर के पास ढेर सारे काम होते हैं तो वो अपने काम की कुछ जिम्मेदारी दे देता है अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन होता है, ठीक है। अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। हमको पता है अथॉरिटी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में जाती है। मैनेजर टू हुम सर्टेन ड्यूटी आर असाइन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे ये क्या हो गया, ये मैनेजर हो गया, इसके ये सारे सबऑर्डिनेट हो गए। अब ये इसने इसको काम दे दिया, अब ये क्या करेगा, इस काम को करके दिखाएगा अपने मैनेजर को, ठीक है। यहाँ पर कैसे फ्लो हो रही है, यहाँ पर अथॉरिटी ऐसे फ्लो हो रही है, मैनेजर टू सबऑर्डिनेट। यहाँ पे मैनेजर ये है, ये इसके सबऑर्डिनेट्स है, सबऑर्डिनेट्स मैनेजर को फ्लो करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू अकम्प्लिश दीज ड्यूटी, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन ह्यूमन बींग्स ओनली। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी नॉन लिविंग थिंग्स या किसी जानवर को नहीं दे दिया सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। ये आती है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ, रिलेशनशिप को बताती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी कंटिन्यू ऑब्लिगेशन और कंटिन्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल फंक्शन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एक मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हो सकती है और एक सिंगल टास्क के लिए भी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी डिफाइन द टर्म एज द फंक्शन और अ टारगेट और अ गोल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक टारगेट या फिर गोल भी कहा जा सकता है कि इस टारगेट पे पहुंचना है, इस ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी JRF क्लियर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम। ये कह रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके अंदर ऑब्लिगेशन और ड्यूटी की बात होती है। एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि इस काम को करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेरिवेटिव ऑफ अथॉरिटी, ओके। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट बट इट कैन बी डेलीगेटेड। कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्यूट है, मतलब जिसकी होती है जिम्मेदारी, जिसकी है उसी को ही उस काम को करना होता है, बट इन सम केसेस में अ लिटिल जो है डेलीगेट की जा सकती है, ओके।
रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिस्चार्ज बाय द सिंगल एक्शन और मे बी कंटिन्यूस ऑब्लिगेशन। ये हमने देखा कि एक सिंगल एक्ट के लिए भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी होगा। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी इज रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट अंडर विच द सबऑर्डिनेट हैव अग्री अपॉन सर्टेन सर्विस इन रिटर्न ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, कुछ फिक्स बेनिफिट, जैसे कभी कभी इंसेंटिव या कुछ रख देते हैं ना कि आपको इतने टारगेट तक अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि इतना टारगेट आप अचीव करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो उसको मॉनेटरी के टर्म में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि इतना काम करो तो इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इज द पावर और राइट टू गिव द ऑर्डर एंड मेक डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पावर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इज अ स्टेट और अ फैक्ट हैविंग ड्यूटी। ये क्या है? एक ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। हैविंग कंट्रोल ओवर समवन, किसी पे अपना कंट्रोल करने के लिए। ये एक तरीके से लाइक अ पावर की तरह काम करता है अथॉरिटी, और यहाँ पर क्या होती है? ये ड्यूटी होती है। हियर ऑर्डर एंड कमांड प्ले वाइटल रोल। यहाँ पर ऑर्डर और कमांड ही बेसिकली वाइटल रोल प्ले करता है। हियर ड्यूटीज एंड ओबीडियंस प्ले अ वाइटल रोल। यहाँ पर ड्यूटी जो काम है केवल वही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो अथॉरिटी कब स्टार्ट हो जाती है? जब जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोजीशन पे हायर किया गया, मैनेजमेंट की पोजीशन पे हायर किया गया, तभी से शुरू हो जाती है। तो ये क्या होता है? बेसिकली ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है एज कम्पेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इसका टाइम ड्यूरेशन सिंगल टास्क के लिए भी हो सकता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक की है जब तक आप ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो इट फ्लोज डाउनवर्ड, यानी कि सुपीरियर से, मैनेजर से कहाँ जाएगा? सबऑर्डिनेट की तरफ जाएगा। और इट फ्लोज अपवर्ड, ये अपवर्ड फ्लो होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाएगा, यानी मैनेजर की तरफ जाएगा। इट कैन बी डेलीगेटेड टू द अदर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर कुछ काम करवाना है तो हम अपने सबऑर्डिनेट को वो अथॉरिटी भी डेलीगेट करेंगे। ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जाएगा। इट कैन बी डेलीगेट फॉर सम पर्पस, यहाँ पे किसी पर्पस के लिए डेलीगेशन होगा। ओके, अब देखते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी, मतलब कि जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसे आंसर करना पड़ेगा अब। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? द अकाउंटेबल पर्सन इज द इंडिविजुअल हु इज अल्टीमेट आंसरेबल। ठीक है, जो उसको अल्टीमेटली आंसर करना पड़ेगा एक्टिविटी की वो हुई या फिर नहीं हुई, डिसीजन, चाहे वो एक्टिविटी की बात करें या डिसीजन की बात करें। ठीक है, जैसे सपोज समझ लीजिए कि आपके कॉलेज में क्या है, कोई एक एनुअल फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है। ठीक है, जिसमें क्या है? एक ग्रुप डांस है। अब क्या हुआ कि ग्रुप डांस में आपने कहा कि जो डांस का जो कॉस्ट्यूम है वो मैं अरेंज कर दूंगी। ठीक है, या इस एक्स पर्सन ने बोला कि डांस का कॉस्ट्यूम मैं अरेंज कर दूंगी और जितनी भी एसेसरीज है। बट क्या हुआ कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से इसको कॉस्ट्यूम नहीं मिल पाए। अब क्या होगा? इसको ही आंसर करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ग्रुप की नहीं होगी, आंसरेबल कौन होगा? ये एक्स, इसको आंसर करना पड़ेगा। तो अकाउंटेबिलिटी इज द एबिलिटी और ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन इवेंट और टास्क और एक्सपीरियंस। ठीक है, रिपोर्ट करना होगा किसी इवेंट के लिए। अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो हमेशा स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है। द टास्क शुड बी असाइन, जो भी टास्क होगा वो असाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल स्किल के। अब देखिए, जो ये एक्स था ना यहाँ पर, जिसने बोली थी कि मैं कॉस्ट्यूम अरेंज करवाऊंगी या मैं कॉस्ट्यूम लेकर के आऊँगी डांस की, तो ऐसे ही नहीं जो टीचर्स थे इसके ऊपर बिलीव कर लिए होंगे। इसने पहले भी काम किया होगा या फिर कुछ इसका मतलब जानने वाला होगा शॉप वाला जो कि कॉस्ट्यूम देता होगा, तभी मैम ने उसको दे दिया था कि ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी जाओ तुम ले आना फिर कॉस्ट्यूम। तो उसकी इंडिविजुअल के स्किल पर या उसकी कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता होगा जो अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इज हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? रिस्पॉन्ड करना होता है।
एंड टेक ओनरशिप ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टास्क। वो किस तरीके से जो जिम्मेदारी दी गई है उसका ओनरशिप किस तरीके से वो निभाता है। बीइंग अकाउंटेबल ऑफन मीन्स दैट पर्सन इज लाइबल टू कंसिक्वेंसेस। अब जो भी रिजल्ट होगा वो पर्सन ही उसकी जिम्मेदारी होगी, उस पर्सन की ही जिम्मेदारी होगी फ्रॉम सम ड्यूटी इफ द टास्क इज नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर काम सही से नहीं हुआ तो भी और अगर हुआ तो भी। Responsibility is an ongoing duty to complete the task at hand. Accountability is what happen after the situation. Responsibility का मतलब क्या हुआ कि जिम्मेदारी ले लेना, ठीक है, ये जिम्मेदारी दे दी गई या आपने ले ली। अब क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी जो उस सिचुएशन के बाद जो अकर हुआ, जो रिजल्ट आया, दैट इज द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिजल्ट आया दैट इज द अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एक इमेज है जो कि एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब हम बेसिक डिफरेंसेस समझ लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्टेट ऑफ हैविंग ड्यूटी, यहाँ पर क्या होता है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की बात होती है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, कंडीशन होती है व्हेन पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू टेक द ओनरशिप ऑफ वंस एक्शन और डिसीजन। जब वो ओनरशिप ले लेता है कि हाँ ठीक है मैं इस काम को करूँगा, तो उसकी क्या हो जाती है, आंसरेबिलिटी हो जाती है। वॉट इट इज़, ये है क्या, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म डेलीगेटेड टास्क। जो भी मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को जो भी टास्क दिया था उस ड्यूटी को निभाना। आंसरेबिलिटीज फॉर द कंसिक्वेंसेज ऑफ डेलीगेटेड टास्क। आंसरेबिलिटी क्या होती है, मैंने बताया कि क्या होता है, एक तरीके से रिजल्ट होता है, ठीक है। नेचर की बात करें तो यहाँ पे असाइन की जाती है, यानी कि मैनेजर असाइन करेगा सबऑर्डिनेट को, और यहाँ पर क्या होगा, सबऑर्डिनेट को एक्सेप्ट करना होगा। ये अराइजेस कहाँ से होती है, अथॉरिटी देता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद अकाउंटेबिलिटी आ जाती, ऑटोमेटिक आती है, ठीक है। डेलीगेशन डन नॉट एंटायरली, यहाँ पर डेलीगेशन होता है बट पूरा डेलीगेशन नहीं होता, उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा डेलीगेट होता है। बट अकाउंटेबिलिटी तो कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि जिसने जिम्मेदारी ली है भाई, आंसर तो उसे ही करना होगा ना। परफॉर्मेंस यहाँ पर मेजर नहीं की जा सकती है और यहाँ पर मेजर की जा सकती है ना, कि आंसर दिया उसने कि हाँ काम हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, अब एक और चार्ट है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द साइन ड्यूटी और ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, आंसर देना होता है अकाउंटेबिलिटी में। सोर्स ऑफ ओरिजिन बताया, सीनियर से सबऑर्डिनेट की तरफ फ्लो होता है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सो दैट उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। डेलीगेशन यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। और अब एक चार्ट है जिसमें अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अकाउंटेबिलिटी भी है, तो इसको देख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है अथॉरिटी का, राइट टू कमांड। हमने देखा था कि जो मैनेजर है वो अथॉरिटी उसके पास होती है, वो ऑर्डर दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, आपको काम करना है। आंसरेबिलिटी का मतलब उस काम का रिजल्ट क्या आया, दैट इज द अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन, यहाँ पे डेलीगेट हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा डेलीगेट हो सकता है, सम पार्ट, ठीक है, और इसे डेलीगेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, पोजीशन से आता है, ओके। जो अथॉरिटी होती है वो पोजीशन से आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डेलीगेट होने के बाद, जब अथॉरिटी क्या करती है, डेलीगेट करती है, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी की ही अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। एंड अगर इसका फ्लो देखें तो ये डाउनवर्ड होती है, ये अपवर्ड होती है, ये फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। सॉरी, ये क्या होता है, ये जो सुपीरियर, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, ओके। अब फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में। और आई होप कि आप इस स्टडी को बहुत, इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।